अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पार्लियामेंट में आइनी तरमीम की जो धूम थी, जो तूफ़ान था, वो झाग की तरह बैठ गया है और हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद के लोग अब कहीं नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल वैसे ही गायब हो गए हैं जैसे वो कहते हैं ना कि सींग गायब हो जाते हैं। मगर अभी भी मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत मौलाना फजलुर रहमान को घेरे में ले रखा है उसने, और अभी भी कोशिशें हो रही हैं, जबकि ये मालूम नहीं पड़ रहा कि आखिर जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है उसका हकीकी ड्राफ्ट या वो कौन सा है। कुछ लोगों के मुताबिक 2-3 किस्म के ड्राफ्ट चल रहे हैं और ख़ुद नून लीग के जो हुक्मरान जमात के लोग हैं वो ये गिला कर रहे हैं अपनी हुकूमत से कि कौन सा ड्राफ्ट दुरुस्त है, जिस पे उनको बड़ी सख्ती से खामोश रहने का भी कहा जा रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी ही सुबकी हुई है, एक सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर ये आइनी तरमीम का आइडिया था किसका, क्योंकि बज़ाहिर जिस किस्म की आइनी तरमीम तजवीज़ की गई हैं इसके लिए तो पूरे 2 साल की मेहनत दरकार है, और इस 2 साल में ये ड्राफ्ट कहाँ तैयार होता रहा और कौन कौन से हमारे कुछ कानूनदान हैं, चाहे वकला हैं या जजेस हैं, जिन्होंने इस ड्राफ्ट की तैयारी में अपना किरदार अदा किया है, ये भी शायद तारीख़ में कभी ना कभी सामने आ जाएगा। मगर आज के इस शो में, सहाफ़ी शो में, हमने जिन मेहमानों को दावत दी है उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आइनी तरमीम का ड्राफ्ट था, अगर यही ड्राफ्ट था तो फिर इसका मतलब क्या था और इसके नताइज क्या निकलते अगर ये पार्लियामेंट में टेबल होके मंजूर हो जाता। इस सिलसिले में आज हमें ज्वाइन किया है हमारे पाकिस्तान के वकला बरादरी की एक लेजेंडरी शख्सियत, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब एडवोकेट मुनीर मलिक, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर के एमरजेंसी प्लस के ख़िलाफ़ वकला तहरीक की क़यादत करके तारीख़ में अपना नाम सुनहरे हरूफ में भी लिखवाया है। और एडवोकेट मुनीर मलिक जो हैं एक चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं काजी फायजीसा के, उनके वकील भी रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी आजकल वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से कुछ दूर नज़र आ रहे हैं। उसकी क्या वजह है ये भी हम जानेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट हसनात मलिक ने भी, इनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मुख्तसरन मुनीर मलिक साहब, आपकी इजाज़त से सिर्फ जो नई मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के अंदर जो वफाकी आइनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बातें की गई हैं वो हैं क्या, उसके मुख्तसर खदोखाल आपको बताते चलें सिर्फ याद दहानी के लिए, और ये भी आपको बताते चलें कि आज आपके साबिक क्लाइंट काजी फायजीसा और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को बतौर चीफ जस्टिस 1 साल पूरे हो गए हैं, और इस 1 साल के ऊपर भी बात करेंगे कि ये 1 साल जो है हमारे पाकिस्तान की 76 साला जमहूरी तारीख़ पे कितना भारी गुजरा है या बहुत ही हल्का गुजरा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले चलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कुछ अहम फीचर्स, उनके बारे में बात करते हैं। हुकूमत जो है बज़ाहिर इस वफाकी आइनी अदालत के क़याम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लग रहा है कि मफलूज कर रही है। आखिर ये है क्या? 26वीं आइनी तरमीम में वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो अख्तियारात और आइनी मामलात वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल किए जाएंगे। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और जजेस की तैनाती वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुबारक हाथों से होगी। तरमीम के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान व वफाकी आइनी अदालत के सरबराह को कहा जाएगा, यानी कि जब अगर ये तरमीम मंजूर हो गई तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनको हम कहते थे वो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और जो वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। ये कौन होंगे इसके बारे में भी बहुत सी बातें हो रही हैं। इसके बाद वफाकी आइनी अदालत हाई कोर्ट में दायर रिट दरख्वास्तों को दूसरी हाई कोर्टों में मुंतकिल कर सकेगी, सिर्फ रिट दरख्वास्तों की हद तक, और फिर रिट दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आइनी अदालत में की जा सकेगी।
जजों के खिलाफ इंतज़ामाती कार्रवाई करने वाली जुडिशल काउंसिल की सरबराही भी वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस करेंगे। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस साहिबान मुस्तकबिल में मेंबरान कौमी असम्बली की कमेटी की अक्सरियत से मुकर्रर होंगे। वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र की हद 68 साल होगी। तो मुनीर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये जो वफाकी आइनी अदालत का एक नया ढांचा जो खड़ा किया जा रहा है इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के अंदर, आपके ख्याल में ये टेलर मेड है किसी ख़ास शख्सियत के लिए? और वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और इसकी क्या ज़रूरत थी? मसीह भाई, हसनात भाई, आइन के आर्टिकल 19 में ये तो हक है ना मेरा कि आपके तबसरे से पहले मैं कुछ बोल सकूं। जी जी बिल्कुल है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं कल भी फायज ईसा के साथ था और आज भी फायज ईसा के साथ, इसमें कोई दो शक नहीं होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इसमें अब ये बात हो सकती है कि उनका कोई एक फैसला सही हो, कोई गलत हो, आपकी परसेप्शन में या मेरी परसेप्शन में, लेकिन मुझे ये कामिल यकीन है कि वो हमेशा ईमानदारी से फैसला करते हैं और करते रहेंगे। अगर मेरी कोई जद्दोजहद थी 2007 में, तो उसमें मुझसे ज्यादा फायज ईसा की थी। वो भी 2.5 साल जो है किसी अदालत में अफेयर नहीं हुए। चलें, इसको तो अब आप करें बाय। दूसरा ये कि सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये आईनी पैकेज, मैंने तो उसका एक ड्राफ्ट जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है वो पढ़ा। मुझे आप ये बताएं क्या आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ एक कानून लाए थे कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक जज से दूसरे जज भेजा जा सकता है? जी, आपको याद है? जी जी बिल्कुल। आपको याद है नासिर असलम जाहिद को सजा मिली थी, यहाँ से हटा के वहां को बलूचिस्तान के हाई कोर्ट में डाल दिया गया था। सही। ठीक है, ये कौन सा, ये किसका बनाया हुआ कानून था मुझे बताएं? ये मास्टर लव का बनाया हुआ कानून था ना? बिल्कुल, जनरल जिया का। ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसको बोले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पैकेज तो यार मेरी तो ये अकल से काफिर है। ठीक है, सही। यही रिफॉर्म है कि हम उस आमिर के बनाए हुए कानून के ऊपर फिर जाएं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसका पैकेज का नाम ये होना चाहिए था कि जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डर। मैं साइन की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ अगर जो मैंने पैकेज लिखा है 5 पेज का। ठीक है, सही। तो उसमें इन लोगों ने ये एक शिट डाल देते कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो हर बेंच को तोड़ सकता है जब उसकी मर्जी हो। सही। हमने ये वक्त भी देखा है, आपको याद होगा के जमाने में एक केस, हम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें जजमेंट होनी थी, उन्होंने बेंच तोड़ दी। सही। आप नॉमेनक्लेचर जो है इसको आप ये भी बोल सकते थे पेट्रियट एक्ट, अमेरिका में बोलते। एग्जैक्टली 9/11 के बाद आप इसको ये भी बोल सकते थे क्या मतलब इसका आप कुछ भी नॉमेनक्लेचर, LFO भी कह सकते थे, लीगल फ्रेमवर्क। देखें मेरी बात सुन, जो MRD के अगर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है,
लेकिन नॉमेनक्लेचर के फसाड में आप ये कह दें कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव पावर भी अस्यूम करेगी, ये तो फिर ट्रैक्टॉटी में पास के खिलाफ है ना। पार्लियामेंट आप कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट जुडिशियल पावर्स अस्यूम करेगी, आप ये कहना? यार ये तो देखे ना, या तो हमारा सिस्टम है बेस्ड ऑन ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, सही, ठीक है। अगर वो मतलब ये सबसे आसान तरीका तो ये है कि पार्लियामेंट बोले फैसले भी हम करेंगे, आईन की तशरीह भी हम करेंगे, तो फिर ये डिबेट खत्म हो। सही। इसके अलावा इस पैकेज में और है क्या, ये बताएं। सही। आप मुझे सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट बनेगा सपोजिटली, अच्छा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहना तो नामुनासिब होगा, तो इसको बोलिए पैक्ट कोर्ट, पैक्ट कोर्ट, पैक्ट या दी एग्जीक्यूटिव कोर्ट। उर्दू में से ठोसी हुई कोर्ट, यानी इसमें ठोसे गए हैं जजेस हज़रात या मेंबरान, जो जजेस हज़रात और मेंबरान ठोसे जाएंगे, तो उस हवाले से अंग्रेजी में पैक्ट कोर्ट कहे जाए। नहीं, इसका तो आप एक नया डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी, मैं तो अंग्रेजी में कमजोर हूँ। अच्छा, इस हमको बोलना पड़ेगा। आपने रशिया में इसको बोले पॉलिट ब्यूरो कोर्ट। ओह, पॉलिट ब्यूरो, बिल्कुल सही, ठीक है। उसका जो पहला चीफ होगा वो भी आपको पता है कहाँ से बनेगा, ठीक है? नहीं, आपको नहीं पता। उसके जो 5 जो मैंने पढ़ा है। हेलो, आपके ख्याल में कौन हो सकता है पहला पॉलिट ब्यूरो का कोर्ट का चीफ? वो बनेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन को टॉप करेगा। और आप समझते हैं कि वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा भी हो सकते हैं? नहीं, देखें, यहाँ मेरा आपसे बहुत इख्तिलाफ है। सही। देखें, मैंने काजी फैज़ल ईसा को उसको 30 साल से जानता हूँ, ठीक है? He will be the last person to be a party leader. अगर वो ऐसा करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो फिर जो आप करेंगे वही मैं करूंगा, कि फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं खड़ा रहूं। तो मतलब हम सहाफत छोड़ दें, आप वकालत छोड़ दें? नहीं, मैं तो वकालत छोड़ूंगा नहीं, मैं तो फिर I'll do everything I can to oppose it. ठीक। और आपने जो प्रेस रिलीज एक जारी की थी कि 25 अक्टूबर को वो घर जाएं और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको नजर आ रहा है कि कोई वकला तहरीक चलेगी क्या? वकला तो सबसे पहले तो फिर मैं उनके खिलाफ होऊंगा। अगर वो 26 को भी चीफ रहते हैं किसी वे शेप और फॉर्म में, तो फिर वो मेरे चीफ नहीं है। फिर वो किसके चीफ होंगे सर, अगर आपके नहीं होंगे तो? फिर वो ताकत के चीफ होंगे, ये देखना पड़ेगा ताकत अवाम की है या जो। सही सर, आपकी इजाज़त से हसनात मलिक साहब को भी हम इस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। हसनात मलिक साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जो मलिक साहब ने बातें की हैं, तो आपके ख्याल में ये कोर्ट जो है टेलर मेड है किसी शख्सियत को सामने रख के कि वो इसकी सरबराही करेंगे, या एक कॉन्सेप्ट है जो कि मिसाके जमहूरियत में जिसका जिक्र था? देखिए, इसमें शख्सियत भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शख्सियत पे तो इतना ज़्यादा अब प्रेशर है कि मेरा ख्याल है शख्सियत तो बच ना पाए, लेकिन जो पूरा ये कंसेप्ट है वो बड़ा वाज़े है कि हमारी जो डिफेक्टो पावर है मुक़्तदर हल्के, वो उनको हर एक हमेशा खदशा रहता है डिजोरो पावर से, जुडिशरी से, 184 के इस्तेमाल से। अब उन्होंने एक उसका जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला है
कि एक अलहदा कोर्ट बनेगी, ये जो जज हैं इनको बिल्कुल जैसे एक OSD बना दिया जाएगा और उन जजेस को खुद अपॉइंट करके अपनी मर्जी के फैसले, यानी वो एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और 3 साल तो कम अज़ कम जो अगले 3 साल हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस हुकूमत ने लगाना है और जज जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ मिलकर लगाने हैं, और वो सुप्रीम एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री वो होगी। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर 199 में जैसा बताया, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हाई कोर्ट नहीं देख सकती। हाई कोर्ट के सारे मामलात वहाँ जो 199 में आए वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसमें यह है कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल एक निज़ाम अदलिया का उसको अपने हाथ में ले लेना। लेकिन किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं आपके ख्याल? देखिए, हुकूमत की तो पूरी ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूद हैं काजी फैसल हो, लेकिन काजी साहब भी की भी में भी ख्वाहिश हो। लेकिन जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है वो मौलाना फजल रहमान की है। वो एक नुक्ते पे अड़े हुए हैं कि नहीं, किसी तरह भी जो है वो ना 68 साल एज होनी चाहिए, ना किसी रिटायर्ड जज को भी वहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो है वो अपॉइंट किया जाए। इस चीज़ की तो कमरान मुर्तज़ा साहब को मैं कल सुन रहा था कि जी ठीक है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा ना हो, और दूसरा ये है कि जो है वो रिटायर्ड जजेस वहाँ ना जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब भी हुकूमत जो है वो काजी फैसल साहब को जो काम करना था 1 साल में उन्होंने ले लिया सारा काम। निज़ाम जो है वो उसकी गारंटी वो 1 साल उन्होंने दी है। अब मुझे लगता है कि वो जो है वो कोई और जज भी हो सकते हैं। कई सुप्रीम कोर्ट में 2-3 ऐसे जज हैं जो अभी 12 जुलाई के फैसले को कहा कि ये गैर आईनी फैसला है, अमल दरामद के लिए इदारे पाबंद नहीं है। तो ऐसे जज हैं मौजूद, और रिटायर्ड जज भी कई ऐसे होंगे जिनको आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बात कर रहे हैं और जस्टिस नईम अफगान की, देखिए ऐसे हैं, कई ऐसे हैं। बिल्कुल, जमाल मंदोखेल साहब ने भी एक बड़ा अच्छा दरमियान वाला आइडिया दिया था जिससे रिजर्व सीटें भी पूरी हो जाती है हुकूमत की। और वो अच्छा, 5 के पैनल में तो नए चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के जो उम्मीदवार हैं उसमें जस्टिस जमाल खान 3 है, वहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 मैं तो असनाद का मसला हल कर सकता हूँ। जी जी, ठीक है जी सर। अगर हम आइन को अमेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस्ट तो ये होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो है नए चीफ जस्टिस बने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सही, बिल्कुल कोई कबात तो नहीं है ना। बिल्कुल, तो वो तो फिर आइन पे अमल दरामद भी करवा सकेंगे बड़े जबरदस्त तरीके से। जी बिल्कुल। और फिर तो पूरी पार्लियामेंट और अदलिया जो है एक SHO की मार हो जाएगी। फिर आप सोचे ना, आप इसको जरा कोलैप्स करके तो देखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या बन रहा है। सर, इस पे माजरत के साथ हम बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट मुनीर मलिक और सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। वेलकम बैक। एडवोकेट मुनीर मलिक साहब, आप कह रहे थे कि अगर हुकूमत ने ही ये आइनी अदालत बनानी है तो फिर उसमें मोहसिन नकवी साहब को जो है वो आइनी अदालत का सरबराह मुकर्रर कर दें। तो आपके ख्याल में ये जो, मुझे ये नहीं पता कि उनकी लॉ डिग्री है या नहीं है, ये जरा चेक कर दीजिएगा, अगर है तो बना दें। लेकिन इन जजों को लगाने वाले जो कौमी असम्बली के 8 रुकनी कमेटी होगी उसमें भी लॉ डिग्री ज़रूरी है या उसमें मैट्रिक की भी क्वालिफिकेशन नहीं है? नहीं, देखे ना, अगर बिल मेरे सामने होता तो मैं तो तबसरा करता, लेकिन अगर सिर्फ ये है, देखें इसमें अगर मैं आपको अमेरिका की एक मिसाल दूं। जी सर। जो अमेरिका के सबसे मशहूर चीफ जस्टिस थे ना, अर्ल वॉरेन। जी सर। मुझे याद नहीं पड़ता है कि उनकी लॉ डिग्री थी भी या नहीं थी। ठीक है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम तो एक तजर्बा फॉलो कर रहे हैं। सही। ये आप अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत सीरियस वो कैलिफोर्निया के गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर अर्ल वॉरेन। ठीक है, ठीक। उनको कैलिफोर्निया की सियासत से हटा के
सर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये दूसरी बात है कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट चीफ जस्टिस। सही, बिल्कुल। लेकिन हम तो पाकिस्तान में है ना। बिल्कुल सर, वहाँ पे सोसाइटी जो है वो ग्रूम करती है आपको, और उसमें डिग्री से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो मैटर करती हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है मुनीर मलिक साहब कि ये जो अख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं आईनी अदालत के, इसमें जो आईनी अदालत का जो सरबराह होगा वो जुडिशल कमीशन का भी सरबराह होगा, जुडिशल काउंसिल का भी सरबराह होगा, और फिर जुडिशल कमीशन को इजाफी अख्तियारात दिए जा रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी भी जांचेंगे। अगर उनको मौका देने के बावजूद वो उन्होंने बेहतरी ना की तो उनका केस जुडिशल काउंसिल में भेज दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्या बनेगा अल्टीमेटली? सुप्रीम कोर्ट देखिए मती, आप और साथ बड़े माशाल्लाह मालूमात रखने वाले जर्नलिस्ट हैं। बाखुदा मैंने जो खालिद पैकेज पढ़ा है वो मुझे कल किसी ने व्हाट्सएप किया कि ये है पैकेज। एक 27 पेज का पैकेज, 27 सफ़ात का एक डॉक्यूमेंट था जो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। अब मुझे ये तबसरा करना कि ये है, मैं उसको अगर वो है तो पैकेज है, तो फिर तो यार आप मुझे तो छोड़ें, आप लॉ स्कूल के दूसरे साल के स्टूडेंट को पूछिएगा कि ये पैकेज क्या है। सही। तो सर इस बात की समझ आपके जो देरीना रुफ़का हैं, वकला हैं, बार कौंसिल के अहदेदारान हैं, आपके जो जाननशीन हैं, बार एसोसिएशनों के जो सदूर हैं, इनको समझ नहीं आ रही? आज़म रज़ीद तारड़ भी आपके काले कोर्ट के साथी हैं, और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार और बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं फारूक एच नाइक भी वकील हैं और आपके साथी हैं। तो आपके साथियों का इसमें हाथ नहीं है, और उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं मती, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, लेकिन आप भी सहाफ़ी हैं, हसनात भी सहाफ़ी है, और मैं 6 और नाम भी दे सकता हूँ, वो भी सहाफ़ी हैं। तो ये तो तारीख फैसला करती है ना कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन आपने खुद कहा कि अगर कानून के दूसरे साल के तालिब इल्म से भी पूछें तो बता देगा। तो आपके ख्याल में ये बात आज़म रज़ीद तारड़ को, अटॉर्नी जनरल को, ये तो मेरी दानिश है ना। हो सकता है कि लॉ स्कूल भी जो है सारे अबॉलिश हो जाएं, उसमें फर्स्ट ईयर कोर्स ये हो कि we live in a country where there is rule of men and not rule of law। आपको लगता है कि इस सारे मसवदे की तैयारी में एस्टैब्लिशमेंट का भी या जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का भी कोई किरदार हो सकता है, जैक ब्रांच का? सर मुझे ये नहीं पता, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ना ये मैंने आज तक किया है। I always give a person a benefit of the doubt। हो सकता है कि एक्सुबरेंस में, पैशन में, देखें ना, आपको कभी एक फैसला पसंद ना, देखें फॉर इंस्टेंस पर्सनली मैं जो 63A का फैसला था, पर्सनली मैं समझता हूँ वो सही फैसला नहीं था। सही। इसी तरह मैं समझता हूँ कि बुश वर्सेस गोर में जो फैसला था अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का वो गलत फैसला था। ये मेरी एक जाती राय है। और सर हमारा लेकिन मुझे उसको ओबे करना है। सही। वरना फिर आप ऐसे करें कि फिर फैसले ही ना करें। तो सर ये 13 जनवरी का जो आपके साबिक क्लाइंट और मौजूदा चीफ जस्टिस ने फैसला दिया बल्ले के निशान मुताल्लिक, वो भी सिर्फ महज एक फैसला था जो गलत हो सकता है, या वो बुनियाद बना इस आइनी और सियासी बहरान की इस मुल्क में? देखें, इस पे अगर आप मेरी एज अ प्रोफेशनल लॉयर ओपिनियन ले रहे हैं तो वो फैसला मैं समझता हूँ
बुनियाद पे उसमें मुझे कोई इंफॉर्मिटी नजर नहीं आती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये देखे ना, देखो मती यूरिस्प्रूडेंस में दो ख्यालात हैं। एक है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, कि जो आइन में लिखा है वो लिखा है, 17 लोग जो है उसको तब्दील नहीं कर सकते। दूसरा एक है, तो मेरी बात तो सुन लें आप। सही। दूसरा ये है कि 17 लोगों को उसकी तशरीह करनी। अब ये जो लाइन है तशरीह में और रीराइटिंग, ये बड़ी फाइन लाइन है। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ये बोलता है कि ये फैसला उन लोगों ने करना है कि उन लोगों ने रीराइट किया है या तशरीह की है। सही। तो मैं तो उस फैसले का पाबंद हूँ। सही, लेकिन बाद में वजाहत हो गई उसकी कि ये गलत तशरीह की गई थी उसकी, जिसकी बिना पे ये सियासी और आईनी बहरान पैदा हुआ। और पीटीआई, अगर आप मतीउल्लाह मुझे इंटरव्यू कर रहे होते जब मौलवी तमीजुद्दीन खान का फैसले का फैसला हुआ था, तो आप उससे क्या सवाल पूछते? मुझे बताइए। सही। कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है? बिल्कुल सही। मैं उस वक्त क्या बोलता आपको? मैं बोलता मैं पाबंद हूँ, ठीक है? आप क्या कहते हैं? लेकिन क्या वो शायद उस वक्त, पता नहीं, मैंने तो कानून पैदा भी नहीं हुआ था। ये हसनात, जी हसनात पूछ रहे हैं कि ये 12 जुलाई का ये जो मखसूस सही, जो हमको तारीख पे छोड़ना पड़ता है। सही। ये सर, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिस पे अभी तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा और अब उसकी वजाहत भी आ गई है, तो ये कितना संगीन मामला है कि इलेक्शन कमीशन जैसा एक आइनी इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल नहीं करता तो इसके आइनी और कानूनी मज़मरात क्या हो सकते हैं? नहीं, इस पे तो मैं पर्सनली तुम्हारा क्लियर हूँ। पर्सनली क्लियर हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने देखें, वो किसने, जैक्सन ने लिखा था, इट इज नॉट दैट वी आर राइट बिकॉज वी आर फाइनल, वी आर फाइनल। वो तो मानना पड़ता है, वरना फिर तो चलेगा ही नहीं सिस्टम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो अब इसका मतलब है जो फाइनलिटी का एलिमेंट है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, और उसको शायद आइनी इदारे ही तस्लीम नहीं कर रहे, तो क्या इस पर तौहीन अदालत होगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, या मिसकंडक्ट का सो मोटो रेफरेंस हो सकता है? क्या हो सकता है? ये तो मुझे पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। मेरी तवक्को तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरनगू करेगा। मेरी तवक्को ये है, जिस तरह आप मानते हैं फैसले को, आप मानते नहीं मानते फैसले को? सर हम मानते हैं और तस्लीम करते हैं, मगर तनकीद करते हैं। मैं तो मानता हूँ, मानना तो मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मानना तो है मुझे। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा भी है कि ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा था, और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि 6 हाई कोर्ट के जजेस जो है वो कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है, हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस दी जाए, तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा ने बिल्कुल ठीक किया उस मामले, उस लेटर को डील ठीक किया, या उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था, एक डेटरेंस क्रिएट हो सकता था? आप क्या समझते हैं? देखो, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हसनात। मैंने आपसे कभी गलत बात नहीं की है। देखें, अपने आप को अब उनके जूतों में डालें आप, ठीक है? काजी साहब के ये मामला, काजी साहब के जूतों में, लेट्स बी फेयर टू हिम, लेट्स बी फेयर टू हिम। जी, किसके जूतों? ठीक है, क्या जब शौकत सिद्दीकी ने कहा था कि ये हो रहा है, आपको भी पता था हो रहा है, मुझे भी पता था एज ए वकील कि ये हो रहा है, ठीक है? आप कराची में प्रैक्टिस करें और एक बिल्डर का केस ले लें,
दूसरे दिन जो है आपको मौत की धमकी मिलती है नहीं मिलती है, बताएं। सही। ठीक है, तो ये कहना कि फाइज ने उसको सही हैंडल नहीं किया, इस पे दो राय हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि पूरा बर्डन ZAB का केस पहले किसी ने क्यों नहीं उठाया, बताएं। कितने साल पड़ा रहा वो, किसी को जरूरत थी? वो कौन से कंट्रोवर्शियल केसेस हैं जो उसने नहीं उठाए? सही। मिलिट्री कोर्ट में भी मैं बायस्ड हूँ, देखें, मैं भी मैं बायस्ड हूँ, लेकिन मिलिट्री असनाद जैसे कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स का केस नहीं वो टेकअप हुआ, अरशद शरीफ का केस नहीं टेकअप हुआ, फैजाबाद धरने के अपने फैसले को। अरे तो भाई रावलपिंडी केस में तो वो सबसे आगे गया है। रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में तो उसने तो पूरा स्ट्राइक डाउन किया है। वो जस्टिस काजी, वो लोग भूल जाते हैं। वो एज अ जस्टिस उन्होंने किया, एज अ चीफ जस्टिस और टोटली बदले हुए हैं। तो भाई, if you have already expressed a view, will you be a part of that bench? Then that bench is rigged. तो ये असूल होते हैं। सही है, मगर दूसरे केसेस भी हैं जो कि अभी टेकअप नहीं हो रहे ना। अब ये देखें सर, अरशद शरीफ का मामला है, इतना सीरियस और इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा वाकया हुआ है, और फिर 6 जजों ने अगर ख़त लिख दिया है माजी में जो भी सूरत हाल थी उसके ऊपर, एज अ चीफ जस्टिस, एज अ वो क्या कहते हैं पीटर फेमिलिया, क्या उनको ठोस एक्शन नहीं लेना चाहिए था? देखो मती ये बोलना कि सिस्टम परफेक्ट है, वो नहीं है, ठीक है। ये कि एक हमारी जद्दोजहद है, आपकी, नाथ की, कयूम सिद्दीकी की, मेरी, फायजीसा की, हम लोग सब एक इस जद्दोजहद में एक सिपाही हैं, ठीक है। और ये इंशाल्लाह होगा, इसके जवाब आएंगे। देखे ना कितने जवाब आए हैं। सही। और सबसे बड़ा मसला जो है मिसिंग पर्सन का है, उस पर हाथ डालना जो है इस वक्त फिर आपकी डिग्री भी फौज हो जाती है। सर, मौजूदा हालात में आप जस्टिस काजी फैसा को क्या मशवरा देंगे? मशवरा? जी सर, मेरा तो उनसे अपना उनका वकील तो नहीं हूँ। नहीं, एक स्टेटमेंट के जरिए भी जी, आपने स्टेटमेंट के जरिए भी कोई बात की है कि वो तो मैंने स्टेटमेंट दी एज नॉट एज जी जी लॉयर और फ्रेंड, एज अ लॉयर। जी जी कि देखे ना ऑनर केस में आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं, आप क्या देंगे मशवरा? मैं सवाल उल्टा करता हूँ। सर, एक तरफ ऑनर है और दूसरी तरफ सोर्ड ऑफ ऑनर है, किस तरफ जाएं वो? मैं समझता हूँ उनको इस बात का एहसास होगा। देखो, आदमी जब किसी का केस लड़ता है ना, तो वो उसको परख के जान जाता है कि ये है क्या। मेरा ईमान बोलता है कि फाइजी साहब इस ये जो सो कॉल्ड बिल है उसको तकलीफ हो रही होगी, और वो तो दिन गिन रहा होगा। वो दिन गिन रहा हूँ। ये बहरहाल हम भी दिन गिन रहे हैं सर, काजी साहब भी दिन गिन रहे हैं। अब मालूम नहीं दिन किसके पूरे हो चुके हैं, ऐसे करते निजाम के या कि 26 तारीख को फिर बात करेंगे। सही। और आपकी मेरी शर्त रही। चलिए लेकिन सर मुख्तसर एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आपके पास आते हैं। हम मिसाके जमहूरियत पे भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद बार बार कह रहा है कि ये वफाकी जो आइनी अदालत थी ये मिसाके जमहूरियत का भी एक हिस्सा थी। तो मिसाके जमहूरियत के हवाले से ये हुक्मरान इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, नून लीग कितने सिंसियर हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट मुनीर मलिक और सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। हसनात, ये मिसाक़े जमहूरियत का बड़ा नाम लिया जाता है बार बार, और जब भी कोई ऐसे बड़े सियासी फैसले होते हैं तो मिसाक़े जमहूरियत 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के इस पर दस्तखत हैं, जो मेरे सामने ड्राफ्ट है इस वक्त, और बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। 2006 से आज 2024 हो गई है। तो इसके अंदर तो और बहुत सारी चीज़ें थी। कारगिल पे कमीशन बनाने की बात थी, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की बात थी, और फिर इसमें यह भी कहा गया था कि कौमी सलामती कौंसिल को रद्द किया गया था, जो शरफ की बनाई हुई थी। वफाकी काबीना कमेटी की सदारत जो है उन्होंने कहा वज़ीर आज़म करेगा, और फिर ये भी कहा गया था कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें कारगिल जैसे वाक़यात के हवाले से भी तहकीकात की जाएगी और ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। तो ये जो वफाकी आइनी अदालत की बात है, क्या सिर्फ यही मिसाक़े जमहूरियत में था और बाकी मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से हुक्मरान ताहत की कोई वादे नहीं है जिनको उन्होंने इफ़ा करना है? देखिए, फ़िलहाल तो बड़ा वाज़े है कि नहीं है, उनका एक मामलात उनके बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और अदलिया के हवाले से भी ज़ाहिरी बात है, ये सबको मालूम है कि ख्वाहिश किसकी है कि अदलिया पे कंट्रोल रखा जाए। तो अब एक हल निकाला गया है कि अब जिसमें पीपल्स पार्टी अपना सेफ एग्जिट ढूंढ रही है। ये देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, तो 18वीं तरमीम में क्यों नहीं चेंज किया आपने? उस वक्त तो नून लीग ज़्यादा उसको मसला था कि जी नहीं होना, और फिर जी जजेस ने एक पूरी तहरीक चलाई, ये चेंज अदलिया है, आज़ाद अदलिया है। तो अब क्या मसला है? प्रॉब्लम ये है कि जब अदलिया और फिर 17वीं तरमीम में क्या किया है? बिल्कुल, देखिए अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट जब एक पेज पे रही तो पार्लियामेंट पे दबाव रहा, इसमें कोई शक नहीं। पहली दफ़ा हो रहा है कि जजेस जो है वो इंडिपेंडेंस शो कर रहे हैं, तो इसमें अब जो है वो हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अदलिया को पर काटे जाएं और उनकी पावर को ख़त्म किया जाए। अब ये जो और शिकें हैं, मेरा ख्याल है PTI को चाहिए कि वो तहरीक चलाएं और वो इनके सामने रखें कि ये चीज़ें भी आप डालें उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में। PTI तो कोशिश कर रही है, और उसकी झलक एक आपको दिखाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से अपनी राय दी, और वो पार्टी की राय है, ज़रा सुने और फिर उसके बाद बात करें। ये जमहूरियत पे एक हमला है, और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शरायत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं इंशाअल्लाह। पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज़ हक के लिए हर तरह का आईनी हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाअल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। मुनीर मलिक साहब, कितना इम्कान है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान मान गए और ये आइनी तरमीम मंजूर हो जाती है, वकला और सियासतदान इसके खिलाफ सड़कों पे निकल सकते हैं? देखें, मैं तो ये इलेक्टेड लीडर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आप इशू को थोड़ा सा डिफरेंटली फ्रेम करें। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इस्लाहात की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो अदलिया की आज़ादी है वो एक कंटिन्यूइंग जद्दोजहद है, और अदलिया उस तरह से आज़ाद नहीं है, न रही है जिस तरह से हमारा एक तसव्वुर होना चाहिए। तो अगर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आता है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जिसमें सीनियरिटी कम जस्ट सिविल मेरिट, ये मेरिट नहीं कि किसने लगा दिया, एक क्राइटेरिया हो, तो मैं तो उसके हक में हूं। मैं और ये कि सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कैसे कम किया जाए, किस तरह से
बैकलॉग तो टैकल किया जाए। These are मैं कोई अखरे कुल तो हूँ नहीं, इस पे तो एक नेशनल डायलॉग हो सकता है। और वो डायलॉग कौन करेंगे? जो सारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो रोज बैठे होते हैं, वो सारे वकील जो रोज सुप्रीम कोर्ट में अपेयर होते हैं, वो सारे जजेस जो रोज बैठते हैं, वो सारे जजेस जो रिटायर हो चुके हैं, वो लॉ प्रोफेसर जो हमारे आइन को स्टडी करते हैं, वो तजर्बात जो दूसरे मुल्कों से मिलते हैं, वो जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, ये तो चैलेंजेस है ना। बिल्कुल सही। मैं इसके हक में हूँ रिफॉर्म के, बिल्कुल सही। लेकिन उसको ये बोल देना रिफॉर्म का पैकेज देके उसको तबाह कर देना, तबाह कर देने वाली बात डेफिनेटली है ना। वो बिल्कुल सही। अगर आपको एक कमरे में एक मक्खी तंग कर रही है, वो आपके पास दो हथियार हैं। एक आपके पास हथियार वो है फ्लाई स्वॉटर। सही है सर, मक्खी को मारे फ्लाई स्वॉटर, वो भी जो है वो देखता है कि मक्खी को चेस कहाँ तक करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि यू ब्लो अप द हाउस। बिल्कुल। और अपने मक्खी रही ना आप, मक्खी को मारने के लिए। अच्छा असनाद मलिक साहब, आपको क्या दिख रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो कम्युनिटी है, जो लॉयर्स की और रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, वज़ीर कानून हैं, अटॉर्नी जनरल है, इनका क्या रोल है इस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर? देखिए मैं हसनात जी मेरे पास इस वक्त 16 सिग्नेचर्स मौजूद हैं ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस। अच्छा। who oppose this amendment। अच्छा ये तो सर बड़ी खबर है, आप हमें सर ये जरूर शेयर कीजिएगा सर। एक मैं आपको सैंपल के तहत, अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, अच्छा, तो मैं आप और हसनात को व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है सर, ये अभी नहीं करेंगे हम पब्लिक, लेकिन ये चीज ऑनर तो जा रही है। नहीं, लेकिन अभी हम पब्लिक नहीं करेंगे। नहीं, अगर मैंने अभी किया तो फिर पूरे नहीं होंगे। चलिए ठीक है, अभी हम इसको हम वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपने जो बात कर दी है बस ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन फॉर्मर चीफ जस्टिस भी आप मुझे ये कोट कर सकते हैं जी सर कि आई हैव गॉट 16 सिग्नेचर्स, ठीक सर, ऑफ फॉर्मर जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, और उसमें चीफ जस्टिस साहिबान भी हैं, इसमें कोई साबिक चीफ जस्टिस साहिबान भी हैं सर, who reject this amendment। जी सर ठीक है हसनात, उसका टेक्स्ट मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हसनात ये बताएं कि लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल क्या रोल देख रहे हैं इनका? देखिए उनका रोल तो आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि जो ये प्रेशर बन रहा है तो वो भी बैकफुट पे यकीनन होंगे, और जो पिछले अब सबको इसके मुराकात हैं उनको से वो बात करेंगे कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है वो जब तक ख़त्म नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट से ब्लेसिंग हुकूमत की ख़त्म होगी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या यूनिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। बेशक, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहबान जैसे कि मुरीम मलिक ने इंकशाफ किया है उनका, और ख़ास तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साहबान का भी अब इम्तहान है कि वो अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम करते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।